सारे मामलात का जो हल है वो इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मार्च है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इमरान खान आज लाहौर हैं, कल पेशावर थे। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैज़ाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर है। एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन करा दें, कौम जिसको मुंतखब करे उसको इक़्तिदार दे दें, इसी में सबका भला है। और अदारों को तनकीद न बनाएं, फौज हमारी है, अवाम और फौज को न लड़ाएं। 245 इनका बाप नहीं लगा सकता, ये पाकिस्तान की फौज है, ये हम पे गोली नहीं चला सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब होंगे, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। वफाकी गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। एक दूसरे के खिलाफ सख्त और धुआंधार बयानात और चैलेंज देने का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान एक और आज़ादी मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करने में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पेशावर का दौरा किया, अरकान असम्बली और कारकुनों से उनकी मुलाकात हुई और जहाज़ समझकर लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने का उन्होंने हल्फ लिया। आज वो लाहौर पहुँचे हैं, उन्होंने अहम मुलाकातें की लाहौर में और पार्टी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च के लिए खुसूसी अहदाफ दिए और साथ ही उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है, हुक्मरानों को रुखसत करके दम लेंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, जिन्होंने कमर कस ली है और एक बार फिर धमकी दी है कि इमरान खान इस्लामाबाद आएँ, इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इमरान खान साहब मुमकिन लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में मसरूफ़ हैं। गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्या सियासत के एहसाब शिकन खेल के वो जैसे मैच में डेथ ओवर्स होते हैं, उनका आगाज़ हो गया सियासी मैच का? बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। ये बेसिकली डेथ ओवर्स कभी वो हुआ करते थे टेस्ट क्रिकेट में कि वो मैंडेटरी ओवर्स होते थे आखिरी घंटे में जो करने होते थे किसी भी टीम ने। चलें, खैर डेथ ओवर्स ज़ाहिर है जो ख़त्म हो रहे होते हैं तो उनको डेथ ओवर्स कहा जा सकता है कभी भी। हालात यहाँ तक नहीं जाने चाहिए थे, विच इज़ वेरी सैड। चीज़ें अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकें क्योंकि जब शराइत आप बहुत कड़ी रख देते हैं कि नहीं जी इससे मैंने दाएं बाएं नहीं होना, 19-20 का भी चांस नहीं है, तो फिर हालात इस तरफ जाते हैं। मुझे मतलब कहने दीजिए कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कारकुनों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, खून खराबा हो, ज़ाहिर है उसकी हिमायत कोई भी नहीं कर सकता। अभी भी अगर कोई कुव्वतें ऐसी हैं जो बिठा के इनको ये चीज़ें तय करा सकती हैं, ज़ाहिर है अब सैलाब 70% मुल्क उससे मुतासिर हुआ। ये इमरान खान साहब को भी मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उन्हें लग रहा है वो जैसे होता है ना कि वो आपने बांध के मारा है। इमरान खान साहब का बेसिकली उनके जहन में ये है कि मुझे बांध के मारा गया है, इसलिए मैंने बदला ज़रूर लेना है। तो वो बदले की आग में इस बुरी तरह जल रहे हैं कि वो किसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये सिस्टम सारा, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि ये सिस्टम ही लपेटने की नौबत आ जाए, जो कि बहुत अफसोसनाक होगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार देखा इस मुल्क में ये इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, हालात पैदा हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब से भी मैं यही कहूँगा कि बेहतर ये है कि वो नज़रसानी करें, अपना इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, कभी मुल्क के लिए भी सोच लेना चाहिए। और यही मैं पीडीएम वालों से भी कहूँगा कि वो भी कोशिश कर लें। ये तैयारियाँ कि जी हम 20-25 लाख लोग ले आएंगे, सारी सर नज़र आएंगे और इलाज का काफ़ी हमने इंतज़ाम कर लिया है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, क्योंकि आपके माशी हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। पहले तो ज़ाहिर है हम आम आदमी की बात करते थे जो
हमारे नज़दीक ख़ास होते हैं क्योंकि फ़र्क उन्हें पड़ता है हमेशा जी। अब मिडिल क्लास बर्बाद हुई भी है, मिडिल क्लास के पल्ले कुछ नहीं है। मतलब वो उनको जितने बिल्स आ रहे हैं, महंगाई जितनी है, जितनी बार वो जाके चीज़ें ख़रीदते हैं वो इतने ज़्यादा रेट्स उसके होते हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सबको इस वक्त अक्लमंदी से इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई इशू नहीं है, इलेक्शन पे बात कर लें कि अभी पॉसिबल नहीं है, चलें नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल मई में जाके कहीं तो को बात हो जाए तो बेहतर है कि ये ना हो। जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अयाज खान साहब कह रहे हैं कि जैसे बदले की आग में अगर जल रहे हैं इमरान खान साहब, तो सिस्टम ज़ाहिर है उसको सबसे पहले देखना चाहिए, चाहे आप अपोजिशन में हैं चाहे आप गवर्नमेंट में हैं। फवाद चौधरी साहब को भी आपने सुना, वो कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च है और ये सारे मसाइल का हल है, सारी सर होंगे। राना सनाउल्लाह साहब की तैयारियाँ भी आपके सामने हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी वो स्टेज है जब इन सबको बिठाया जा सकता है, इस मार्च को मौखर किया जा सकता है, या इमरान खान साहब यू टर्न ले सकते हैं? क्योंकि वो अभी जो लग रहा है इमरान खान साहब सिर्फ इलेक्शन पर ही बात करना चाहते हैं, उसके अलावा उनका कोई और अभी बड़ी कंडीशन नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मामला अफवाह तफहीम से हल होता हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है? दुआ में जो है अयाज साहब से 200% मुत्तफिक हूँ। बात ये है कि क्या हम इस वक्त जो सियासी गैर इस्तेकाम है इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारे मुल्क की मुआशी हालात जो हैं, क्या इसके अंदर हम इन चीज़ों को फलने फूलने का कोई अलाउ कर सकते हैं? ये हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन करती है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी देती है, बट देन हुकूमत का काम नहीं है कि उसको और प्रोवोक करना और इंस्टिगेट करना और फिर तमाशा देखें क्या हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशन, यू आर इन गवर्नमेंट, आपने पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको डाउन करना है, आपके पास इनिशिएटिव है, आपके पास पावर्स हैं। कितनी देर लगती है अगर एक कॉल दे दें अभी भी प्राइम मिनिस्टर के जी आए, हम हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे, मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि हम इस पर बात करेंगे, इलेक्शन पे बात करेंगे, हम मुआशी सूरत हाल करेंगे, हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, हम फ्लड की सिचुएशन में बात करेंगे। लेट्स सिट ऑन अ कॉमन ग्राउंड अक्रॉस द टेबल विद ओपन एजेंडा। ना वहाँ पर आप अल्टीमेटली बेशक आपको मसला हल नहीं होता या इमरान खान नहीं आते हैं तो यू विल मोर मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड और इसको सीरियसली लें। उस वक्त सिचुएशन और थी, इस वक्त पंजाब उस वक्त PMLN के पास था, अब पंजाब जो है वो PT और PMLN-Q के पास है। हमें इसको समझना है, खुदा के लिए ये तमाशा मत दिखाएं। PTI को भी समझना चाहिए, बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से हेल्प दे रहे हैं, उसके बाद यंग स्टूडेंट्स को आप इनसे आपको तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये नॉट डिजायर्ड है। लेकिन साथ जब हुकूमत आपके पास है, आप जितनी मर्जी पावर ले हैं, खुदा न करता कोई डिबैकल हो गया तो क्या मुल्क के जो हमारे इस वक्त मौशी हालात हैं वो इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं? दुनिया क्या तमाशा देखेगी? डेथ ओवर, ये ओवर। प्लीज़ मेरी ये अपील है अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड से, चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, प्लीज somebody has to come forward in the best interest of national interest। आप आगे आए, इनको बिठाएं, इनको वार्निंग दें, सिट डाउन, फाइंड आउट फार्मूला फॉर पीसफुल। और जो इलेक्शन जब भी कराने हैं, आप ये कहें कि हमने 6 महीने में इलेक्शन करने हैं या हमने अगस्त में कराने हैं, सिट डाउन एंड लिसन टू ईच अदर। जब आप एक दूसरे को सुनेंगे तो आइस मेल्ट होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा और उससे शायद तो मसला है। गिव पीस अ चांस बिफोर यू गो फॉर कन्फ्रंटेशन। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब। जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करे, लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं इन चोर डाकुओं के साथ मैंने बैठना नहीं है। अब जिस तरह अयाज साहब ने भी कहा कि इस वक्त सैलाब ज़दगान की मुश्किलात हैं, मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको लगता है वो जो कुव्वतों की बात हो रही है कि कुछ लोग बैठें जो इनको बिठाएं, इनको सुने, आपस में बातचीत करें, ये हालात सही नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है, तो आप समझते हैं ऐसी कुव्वतें हैं जो इनको बिठा सकती हैं, हालात नॉर्मल हो सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब आपने दे दिया। अयाज खान साहब की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि इतनी ही संजीदा ये बात है जितनी अयाज साहब ने कही, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने वो भूल गए
कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ने कौम से जब खिताब किया ऑफ़र की कि बैठ के बात कर लें, वो चोर डाकू की गिरदान शुरू कर देते हैं। की बात करता हूं साहब। सर मेरी बात सुन ले, मैं बिल्कुल नहीं बोला, आपको बताऊंगा मैं। नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज़ पे ऑफर किया है शहबाज शरीफ ने, और लोगों ने उन पर तनकीद की कि क्या फुसफुसा कौम से खिताब लेके बैठ जाता। लोग तो मौला जट की बढ़ के सुनने के आदी हो गए थे कौम से खिताब के नाम पे, और सुनी जा रहे हैं। तो एक बंदा आता है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा होकर बात करता है, वो लगता है जैसे गुम हो गया इक़्तिदार के अंदर, वो छुप गया या डर रहा है। तो उसको लोगों ने ये तनकीद की, हम लोगों ने भी की, मीडिया ने भी की कि भाई क्या हो रहा है। वो हर दफ़ा ऑफर करता है कि बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने आज तक ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करते। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ कहीं बात हो रही है जिसका उन्होंने इमरान खान साहब ने तज़किरा भी किया, तो उसका नतीजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देख लिया है कि वो सारे के सारे पहुंच गए, हमने तो सियासी इस्तीफे दिए हैं। वो फिर जब कहता है ना शर्म हया कोई होती है ख्वाजा आसिफ, मतलब आप देखें कि जब इलेक्शन डिले हो रहा था, सैलाब की वजह से डिले किया, तो पूरे इलेक्शन कमीशन को सब ने मिलकर गालियां दी, पीटीआई ने समेत इनकी लीडरशिप ने, कि जी ये भगा रहे हैं, गवर्नमेंट का टूल है। और आज जब वो इलेक्शन करीब आ गए हैं तो कौन गया हाई कोर्ट में? सुबह वो अतर में नल्ला साहब एक्सपेक्टेडली सारे का सारा स्टे कर देंगे, क्योंकि जो शकूर शाद साहब थे जो शायद कराची से एमएनए थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दी तो उनका इलेक्शन रुक गया। तो ये पीटीआई ने एज ए इज्तिमाई दिया कि हमने तो सियासी इस्तीफे दिए थे। हमने कब इस्तीफे दिए? स्पीकर साहब ने हमें कब बुलाया है? आपने देखा नहीं रोना पीटना हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था। जो दरखास्त जमा हुई है वो यही है कि जनाब सस्पेंड करें, ये इलेक्शन ना हो। क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि जी अब आप वापसी का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। चूँकि हमारा अगला सवाल आ रहा है बराह रास्त आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो हम उसमें ज़रा खुल के बात करेंगे कि उसको मैं लिंक करूँगा इस बात से जो हम पहला सेगमेंट कर रहे हैं, कि ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई हुई हैं। इमरान खान साहब को बता दिया गया है। मैंने जब खबर दी थी तब भी यही कहा था कि उन्हें बताया गया कि दिसंबर तक तो फ्लड है, हम किसी सूरत में कोई इलेक्शन मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। इस वक्त सारी तवज्जो ये है कि जो अहले वतन 4 करोड़ के करीब लोग पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में गिरफ्तार हैं, उनके लिए ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो रहा है। आप वोट के इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही। वो ओथ भी ले रहे हैं, वो जहाद भी कह रहे हैं। ये जो 25 लाख का जहाद फवाद चौधरी ने चाय की प्याली में तूफान उठाया ना, अव्वल तो अल्लाह करे कि ये ना आए, लेकिन मैं देखना चाहूँगा और ड्यूटी भी लगाऊंगा अपने साथियों की कि जेलम से जो जुलूस निकलेगा वो कितना बड़ा है। क्योंकि अब तक के इमरान खान साहब के सारे जलसों में सबसे छोटा जलसा जेलम में हुआ है। ये चेक करवा लें जहाँ से मर्जी। क्योंकि ये जो लोगों को भड़काते हैं ना, शेख रशीद साहब, उनकी लाल हवेली के बाहर भी मैं गिनने के लिए तैयार हूं बंदे कितने इकट्ठे करते हैं। ये लोगों को आग लगाने की तरफ लेके आते हैं कि जज्बात करो, ढिमकाओ, और उसके बाद अपने इलाके से गायब हो जाओ, और फिर कहोगे जी मैं तो सामने हाजिर हो गया। नहीं होना चाहिए। ये पहले भी जलाओ गिराओ की तकरीरें आती थी। इन सबको यार अपना काम किया करें। आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको कराची एयरपोर्ट के तैयारों का नहीं पता लगता, आप लोगों की बात करते हैं। मुझे पता है मैंने अपना काम कैसे लेना है। इशू ये है कि आपको इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ मीडिया में आने के लिए सुबह उठते हैं, नाश्ते से पहले 4 ट्वीट करते हैं, फिर लोगों के ट्वीट जितने साफी हैं उनको रीट्वीट करते हैं ताकि जी उनको लाइक मिलने लग जाए और फंस जाएं लोग कि ओहो बड़ा हमारे लिए तो बड़ा फसाना बन गया है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये खान साहब को भी फंसा रहे हैं यही लोग। खान साहब को बहुत सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अगले सेगमेंट में हम क्लियर करेंगे कि वो कैसे समझाई गई। सही जी। फैसल साहब, आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है हमारा ये जो सियासी मैच है इस वक्त? और अगर लॉन्ग मार्च, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये भी एक्सेप्ट किया है 25 मई के लॉन्ग मार्च से हमारी बड़ी गलतियां हैं, हमारी तंजीमें भी तैयार नहीं। अब तो उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिए हैं, उनकी पूरी तैयारी है। वो हर शहर में जाकर अपनी तंजीमों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बार फिर उनको एक्टिव कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सूरत हाल खुदा ना खास्ता मतलब सियासी अदम इस्तेकाम तो है, ये मज़ीद बढ़ सकता है? कैसे बढ़ेगा? इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा? मतलब आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा संजीदगी से ले लिया है। इसको एंजॉय करें। दोनों तरफ से जो है ना वो मुंह की फायरिंग हो रही है दोनों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको तफरीह लें। ये इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे, मुल्क के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे, मुल्क के लिए सोचे। इनका क्या ताल्लुक पाकिस्तान से, मुल्क के लिए? और फवाद चौधरी साहब की बातों को तो आप संजीदा लिया ही नहीं करें बिल्कुल। ये सर नजर आएंगे। फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ के आमिर इलियास राना है, कोई संजीदा लेने की जरूरत ही नहीं है उनको। ऐसी जो मैं बोल दिया, ये भी नहीं पता कि बोलना क्या है। ये जो कह रहे हैं ना कि नून लीग, वो भी किसी और को मैसेज दे रही है कि इमरान खान को रोको, उसको नहीं आने देना वरना हम बहुत बुरा असर करेंगे।
इमरान खान भी जो है याद आया आपको, मेरा नाम बहुत याद रहता है फैसल। इनको रोको, वो मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप भेजा था, हमें इलेक्शन पे नहीं रोका तो हम जो है ना बड़ा जो है ना वो उड़न खटोले पे यार उसकी तो बात करो। कोई बंदे की शर्म हया भी होती है कि जी मैंने कल दावे किए थे, उस पे बोलो ना, जवाब दे देते। वो मैंने नहीं वो फैसल से इसको बोलना चाहिए कि मैंने 23 अक्टूबर 2019 का व्हाट्सएप भेजा है, जहां मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था। ठीक है, बिल्कुल। और वो कल जो कही थी वो इनको मैंने व्हाट्सएप भेजा, ये बोले इन्होंने सुना या नहीं सुना। ये फोके फायर जो है ना ये वाला, ये तहरीके इंसाफ के आमिर इलियास फवाद चौधरी कहे तो मैं गलत बात साबित हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क लगता है? भूल गया, जवाब दो भाई व्हाट्सएप का। बताएं ईमानदारी से, आप बता दो, आज आप फैसला करें, आपको फर्क लगता है? आप फैसला करें, दुआ से फैसला करा लो कि कल क्या बहस कर रहे थे। बिल्कुल वही। चलें कल अयाज खान साहब माजी को भूल जाना चाहिए, माजी को आगे बढ़े। फैसल साहब नहीं, ये मिट्टी डालने वाला काम नहीं है। फैसल ये बताओ कि तुमने व्हाट्सएप सुना था कि नहीं, वरना तुम्हारा चलें आमिर साहब उन्हें बात करने देना, वो इस बात का जवाब भी देंगे। जी फैसल साहब। मैंने आपको बताया ना, ये मसला है कि मस्खरों के हाथ में ना माइक आया हुआ है, छिचोरों के हाथ में माइक है, बोले चले जा रहे। अरे भाई खबर का जवाब दो, बोलना क्या, बस बोले चले जा रहे हैं। बनो ना। चलें फैसल साहब, आप सवाल की तरफ आएंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, आप सवाल की तरफ आएं। इतनी संजीदा, हम तो सवाल से पहले जब साफत में आए, लेकिन मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं। जी क्विकली जी। अच्छा ये खुद ही कहते हैं, बड़ी तो साफत में आए थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देख के, हसरत मानी को देख के यकीन करें, मुझे पता होता ना कि टीवी पे आमिर इलियास साहब में साफ ही नहीं बनता, यकीन करें अगर इनसे वास्ता पड़ेगा, मैं साफत में नहीं आता। माने चलें अब आप भी सहाफी हैं, वो भी सहाफी हैं, अब आप सवाल की तरफ आइएगा, रुलाओ नहीं यार, अब भूल गया ना, रट्टा भूल गया। अब ये जो इनका मैसेज जो है ना इनका तहरीक इंसाफ का मैसेज मुस्लिम लीग के लिए, ना मुस्लिम लीग का मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, दोनों का मैसेज किसी और की तरफ है, दोनों का किबला जो है वो किसी और की तरफ है, दोनों का इशारा किसी और की तरफ है। भाई अपनी नजर करम किसी की तरफ अगर नहीं रही है तो बोलते हमारे पे ले आओ, किसी पे नजर करम आ गई है तो भाई हमसे अपनी नजर करम मत हटाना। बाकी कोई हमारा आपका पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है सारे मामले पे, हमें और आपको तो परेशान होना, हमें एंजॉय करना चाहिए। शुगर लगा हुआ ना, देखिए कितनी अच्छी आमिर साहब ने गुफ्तगू की थी, संजीदा। चलें इसी तरह की तफरीक करें, शुगर करें, बाकी नो क्या पाकिस्तान नो से इक़्तिदार की जंग में ताकत आगे जो बयानात की जंग जारी है, आप क्या देखें जो आमिर साहब का मैं आपको ये जो शुरू हुई लॉन्ग मार्च के बारे में, जो इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि ये आखिरी लॉन्ग कॉल होगी, इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च की आखिरी कॉल होगी, और इसमें वो भरपूर तरीके से अपनी कोशिश यानी स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करें। जो लास्ट जो लॉन्ग मार्च थी उसमें इनका ये था कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, इसलिए इनको इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं मिली थी पंजाब से, और पंजाब ही आधे मुल्क की यानी आबादी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इधर से लोग जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है कि लोगों को लेके जाने के लिए पंजाब में प्लानिंग हो रही है, आज मीटिंग हुई है, कल क्या लाहेमल तय करेंगे, किस तरह के सूरत में इस्लामाबाद दाखिल होने की सारी बात हो रही है, KP से, इस्लामाबाद से, कराची से जो भी लोग आएंगे तो वो एक जुलूस की सूरत में इधर से पंजाब से गुजर के जाएंगे, तो वो देखेंगे। ये सूरत हाल है कि पंजाब में तो इस वक्त वो सब शुरू हुए हैं कि अपनी लॉन्ग मार्च को कायम कर चलाने के लिए जो चंदा मुहिम और इस तरह की जो सिलसिले जारी हैं, अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है, तो वो देखें कि किस तरह घुसेंगे। और ये बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं कि जी अगर नहीं घुसने दिया जाएगा तो उधर क्या करना है। अगर अब तो देखें, अब इनको पंजाब में कोई हर्डल नहीं होगी, जो रावी के पुल पर कोई ऐसे बैरियर नहीं लगाए जाएंगे, कंटेनर्स नहीं लगाए जाएंगे, या गुजरांवाला के इलाके में इनके लिए तो एक स्मूथ होगा, ट्रैवल करते हुए जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करते जाएंगे। अब ये देखना है लोगों को ये इकट्ठा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। लोग पहले ही महंगाई से, और ये है कि कब ऐलान करते हैं क्योंकि इलेक्शन भी है, और ये देखने में आ रहा है कि सिक्योरिटी के लिए ये जो रेंजर्स वगैरह तलब की जा रही है, पंजाब पुलिस को तलब किया जा रहा है, पंजाब तो नहीं अपनी पुलिस दे रही, ताकि उधर जो इलेक्शन वगैरह के लिए। अब ये है कि कारकुनों को किस तरह इकट्ठा करके लेके जा सकते हैं। कारकुन आप देख लें, एक जो कारकुन को ना जो जाने का
जो एक खर्चा पड़ता है लॉन्ग मार्च का, उसको बड़ा महंगा पड़ता है। उसने अपने सारी यानी कि खर्चा खुद करना होता है। तो ये वो देख लें ये कि कहाँ से इतने फंड्स लेके आएंगे, ये किस तरह करते हैं मैनेज, और जो इंतशार फैलाने की बातें हाँ, बिल्कुल तैयारियां तो वो कर रहे हैं इलियास साहब, और जिस तरह फवाद ने कहा भी सही, क्लेम कर रहे हैं कि 20 से 25 लाख सारे सर होंगे जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो जाहिर है उनकी कोई ना कोई इस लिहाज से प्लानिंग होगी। बहरहाल जिस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए जो मुल्क और स्टेट के अगेंस्ट जा रही हो, जिसमें लोगों का नुकसान हो रहा हो, मुल्क का नुकसान हो रहा हो, और ख़ासतौर पर जब सैलाब ज़दगान आपकी मदद के लिए मुंतज़िर हैं, बजाय आप उनकी मदद करने के आप उनके लिए और एक तरह का माहौल क्रिएट कर दो कि लोगों की भी वहाँ पर जो अप्रोच है वो ना रहे। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे और दूसरा सवाल हमारा होगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपनी रिटायरमेंट से मुतल्लिक एक अहम बयान सामने आया। हम सवाल ये रखेंगे कि उनके अहम बयान के बाद क्या तमाम क़यास आराइयाँ ख़त्म हो गई। राय लेंगे ब्रेक के बाद। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगा या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ नवाज शरीफ साहब ने ये रवायत रखी थी कि जो आउटगोइंग चीफ होते हैं उनको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो एक एहतराम के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अपनी जवानों से, अपने अफसरों से जिनको उन्होंने कमांड किया होता है उनके साथ रुखसत हो सकें। जो जर्नल्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, वो सारे जर्नल जो हैं वो एक प्रोसेस से आते हैं और तमाम का एहतराम है। हमें लगने वाले पे प्रॉब्लम नहीं है, हमें लगाने वालों पे प्रॉब्लम है। नाज़रीन, नवंबर के आखिर में एक अहम तैनाती होनी है। वो अहम तैनाती आर्मी चीफ की है, जिस पर मुल्की सियासत में क़यास आराइयाँ और मफरूज़ों का बाजार गर्म है। सियासी जमातों की जानिब से बयानात का सिलसिला भी जारी है। ताहम इससे मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में दोहराने से खिताब किया, कौम को यकीन दहानी कराई कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और इसी तरह ही रहना चाहती है। आर्मी चीफ ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि वो मुद्दत पूरी होने पर ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। और आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती में कोई जल्दी नहीं, तकर्री का अमल रवा माह के आखिर में या आइंदा माह के आगाज़ में शुरू होगा और नवंबर भी खैरियत से गुजरेगा। इसी हवाले से सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इस अहम तैनाती को ज़ाहिर है उस तरह से ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे सियासतदानों ने इसको एक अहम मौजू बनाया और इसीलिए हम भी ये सवाल रख रहे हैं। जिस तरह अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से मुतल्लिक एक अहम बयान दिया है, आप समझते हैं वो जो एक क्या सराइयाँ थी और बार बार डिस्कशन हो रही थी इस अहम तैनाती को लेकर, मफरूज़े बनाए जा रहे थे, अब वो ख़त्म हो जाएंगे? देखें, जो फवाद चौधरी का बयान है कि हमें लगाने वालों पे एतराज़ है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और एक मुनज़्ज़म गेम के अंदाज में वो जा रहे हैं कि जी इस काम को लटकाया जाए। तो ये जो आर्मी चीफ़ की तरफ से बयान आया और वाशिंगटन में जाके आया, नंबर वन तो उन्होंने इस बात को तोड़ा कि वो किसी एक्सटेंशन के चक्कर में अमेरिका से कोई आशीर्वाद लेने नहीं गए, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये विज़िट जनवरी से पोस्टपोन होता आ रहा था और पाकिस्तान आर्मी की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अंदर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से, बाकी दुनिया भर में राब्तों के हवाले से पेंटागन से हमारा पुराना राब्ता मौजूद है और चीज़ें सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन चूँकि PTI की सारी तान इसी पे आगे टूटती है कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को नया ना आए। आपको याद होगा मैंने जब ये बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि कोई दिहाड़ी पे आर्मी चीफ नहीं होता कि जी आप मार्च में इलेक्शन करा लें तो मार्च तक ये आर्मी चीफ कंटिन्यू कर लें, फिर हम फैसले कर लेंगे। तो एक तो आर्मी चीफ की तरफ से ये वजाहत आ गई कि वो एक्सटेंशन, क्योंकि ये पहले भी वो कह चुके हुए हैं, DG ISPR ने ये बात क्लैरिटी से कही, लेकिन चूंकि ये उठाई गई तो ये बात हम भी कर रहे हैं और बात भी हो रही है। तो अब आ गई बात कि जी जो ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो आज अनाउंस कर दें, वो 26 को करें, वो 24 को करें, वो 23 को कर दें। तो 4-5 लोगों के ही डोजियर जाते हैं, उनमें से एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनना होता है, जो मेरी इत्तला है शायद वो 28 तारीख को बनना होता है। तो इसलिए 28 से पहले फैसला हो जाता है कि जी एक बंदे ने वहाँ जाना है और दूसरे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। तो वो एक सिंबॉलिकली पोजीशन है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, लेकिन बहरहाल एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है, फुल जनरल बनता है और उसकी भी पूरी एक हिस्ट्री होती है। तो ये हमारे इन सियासतदानों ने ये गेम डाली है, पहले इन्होंने एक्सटेंशन दी, अब ये पीछे पड़ गए कि जी पता नहीं क्या हो जाना है, जो भी आएगा उसने फौज को बतौर इदारा चलाना है, उसने किसी की विश पे नहीं चलना, उसने अपनी टीम को लीड करना है और पाकिस्तान के लिए फैसले करने हैं। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हो गया आज जनरल कमर बाजवा का बयान।
जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, ये एक बहुत ही अच्छा बयान जन बाजवा ने दिया है वहाँ पर एम्बेसी के अंदर, और एक जो अभाम था, स्पेकुलेशन थी, गेस्ट वर्क चल रहे थे कि एक्सटेंशन होगी क्या होगी, एक तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सेकेंड, यू मस्ट एक्सेप्ट कि जनरल बाजवा ने एज ए चीफ आर्मी स्टाफ ही बीन वेरी सक्सेसफुल। 6 साल उन्होंने रद्दुल फसाद, फिर उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन ट्रेनिंग, ऑपरेशन रेडीनेस, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, सैलाब, एवरीवेयर ही हैज बीन ऑन द फोरफ्रंट, और उसका ये टू सेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा टेनर गुजारे हैं। वी प्ले दैट ही शुड द बेस्ट ऑफ लक आफ्टर हिज रिटायरमेंट आल्सो। लेकिन ये जो इबाम था ना, ये खत्म होना चाहिए कि किसने लगाना है, ये इज नॉर्मल मिलिट्री प्रोसीजर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। और सेकंड ये कि जो भी आर्मी चीफ बनेगा, रेस्ट एश्योर ही इज कंसर्न अबाउट पाकिस्तान, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मिलिट्री की ट्रेनिंग, ऑपरेशन रेडीनेस, और आइन कानून के अंदर रह काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने अनाउंस भी किया। तो ये चीजें बड़ी क्लियर हैं। आप मेरे ख्याल में इसको खत्म होना चाहिए टाइम के ऊपर। 2-3 हफ्ते पहले प्रमोशन इसलिए होगी कि यू कैन गो अराउंड, अपने कोर में जाके कर सकते हैं, और आई थिंक वी शुड हैव अ बेस्ट लक फॉर इट। जी अयाज सर। देखिए, एक तरफ तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी लगाने वालों पे, तो लगाने वालों ने क्या कर लेना। भुट्टो साहब ने लगाया, अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाया था, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से लगाते रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ? कतन इसका तो नुकसान होता है उल्टा। आप जब पिक एंड चूज़ में पढ़ते हैं, यार आपको एक लिस्ट आई है, आपको लग रहा है कि यार ये उसमें मतलब ठीक है 19-20 तो होता है, जाहिर है जर्नैल भी सारे, मैं नहीं मानता कि 100% एक जैसे ही होंगे कि आप कहेंगे ये बिल्कुल एक तरह से वो हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इंसानों में भी होता है। इसलिए कोई इशू नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को, खैर यहाँ मसला ये है ना, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला नहीं करना, यहाँ बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने फैसला करना है, और सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो लंदन में बैठे हैं, उन्होंने फैसला करना है। तो वो कोई मतलब वो चल भी रही थी ना बात कि नवाज शरीफ साहब ने तो करके देख लिए, तो बेहतर है इस दफ़ा मरियम को मौका दे दें कि वो चूज़ कर लें, शायद बेहतर हो जाए काम। जी, वैसे फैसला हो चुका है, आपस की बात है। जी फैसल साहब, ठीक है, वो एयाज साहब की बात के पसे पर्दा तो फैसला किसी और नहीं करना है, लेकिन जो तरीक़ेकार है वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ की तकरूरी का, वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, इस इख्तियार को जो है बहरहाल ख़त्म नहीं होना चाहिए, और इस इख्तियार को जो है वो चैलेंज भी नहीं करना चाहिए इस हवाले से। अब जब जो आर्मी चीफ भी बनना है वो सीनियर्स में से बनना है, कोई वज़ीर आज़म ने भी तो उसका अखबार में इश्तिहार देखेगा, उसके लिए दरखास्त तो तलब नहीं करनी ना, एक आम आदमी भी दरखास्त दे दे, उस दरखास्त में जो कोई बाहर के एजेंट भी आ जाएगा, जो सीनियर आर्मी जनरल्स हैं उन्हीं में किसी एक को चूज़ करना है। आप इस तकरूरी को मतनाज़ा बना के जनरल्स की जो इस ओहदे को मतनाज़ा बना रहे हैं, इस इदारे को मतनाज़ा, तहरीक इंसाफ ने इस तकरूरी के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ना, वो उसकी एक सियासी तौर पे जो उसकी जो एक सतही सोच की जो है वो निशानदेही करता है, और इस मुखालफत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जो जिस हद पे जो है वो तहरीक इंसाफ चली गई। ये 2-4 पोस्टर इस मुल्क में ऐसी छोड़ दें जो गैर मतनाज़ा रहे कि उसके बराह रास्त मुल्की रियासत पे, मुल्की सलामती पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। सही। इलियास साहब, देखिए इसका एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ही हमेशा इनकी तैनाती होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। लेकिन इस टाइम जो पीटीआई का जो हदफ है, जो उन्होंने अपने सोचा हुआ है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद वही आर्मी चीफ की तैनाती करेगी, तो ये तरीक़ाकार इनका जो है इस तरह ये मुनासिब नहीं है। एक्सटेंशन दे दें, जब आप इनकी अपनी मर्ज़ी शामिल हो, इस अदारे को रहने देना चाहिए, इस अदारे को इतना मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। ये हर दफ़ा आर्मी चीफ ने सही बर वक़्त दे दिया कि जी एक्सटेंशन नहीं करने चाहिए, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं आएगा किसी को, ये फिर भी लगे रहेंगे। देखिएगा 2 दिन बाद फिर यही बयान आएगा एक्सटेंशन के हवाले से, फिर ये इस पर ही तकर्री के हवाले से बातचीत बहस करते रहेंगे, क्योंकि इनको अब खुद पर यकीन नहीं है कि इस मसले पर अगर उन्होंने खुद कह दिया कि उन्हें एक्सटेंशन लेना चाह रहे, तो फिर उस पर नहीं करनी चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। इस अदारे में जो तैनाती जिस तरह आएगी, फहरिस्त आएगी, उसके मुताबिक ही उनकी तैनाती होगी, जैसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, दूसरे की, तो उसके मुताबिक एक तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आपकी पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मेरिट को इस पर रखा जाता है, और हमेशा हमारा वाहिद इदारा है जिस पर हमें फ़ख्र है कि मेरिट के मुताबिक चलते हैं।
तो इस वजारे पर मुताजा बनाना मुनासिब नहीं है। सही, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये वायद जिसमें मेरिट का ख्याल रखा जाता है और इस तैनाती को मुताज़ा नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार होता है और साथ ही इसको पोलिटिकली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप इसको मुतनाज़ बनाएं इस तैनाती को। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल, डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। सवाल ये रखेंगे कि अवाम महंगाई से बेहाल क्यों, अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की वापसी के बाद डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है। रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आ रही है। पेट्रोल भी सस्ता हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। बिजली और गैस महंगी होने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार है और अब तक 1600 से ज़ायद सनतें हैं जो बंद हो चुकी हैं, जिससे 50 लाख मुलाजमीन बेरोज़गार और 3 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा है। एप्टमा ने खबरदार कर दिया है कि अगर तवानाई के मुसाबकती नर्ख वापस ना लिए गए तो हफ्ते से सनतें और फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, ब्रिगेड साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, बिजली और गैस महंगी होने की वजह से, अब डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, रुपए की कदर भी बढ़ रही, पेट्रोल भी सस्ता, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ क्यों रही है? आम आदमी रिलीफ से क्यों महरूम? देखें, दुआ बात यह है, आप डॉलर बेशक 150 पर लिए हैं, अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रही है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अवाम को चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं, बिजली सस्ती नहीं हो रही है, गैस सस्ती नहीं हो रही जो कभी और बढ़ने वाली है, तो व्हाट विल हैपन? आपकी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। जी जी आमिर साहब, गैस पेट्रोल की प्राइस की वजह से आप इंडस्ट्री सोचें और इस पर हल निकालें, अवाम के लिए कुछ करें, वरना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि कोई ऐसा रिलीफ दें और फिर रीजन इनके पास हो कि हम इलेक्शन डिले करेंगे। दैट्स इट। ठीक है जी आमिर साहब। सिंपल सी बात है कि डॉलर का ट्रेंड और चलना चाहिए नीचे। मेरा ख्याल है 10-15 दिन और अगर इस तरह रहा तो फिर सूबाई हुकूमतों के साथ महंगाई पे फेडरल गवर्नमेंट बात खुल के करेगी। ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये माफिया है। एक्चुअली यही वो लोग हैं जो एक्सपोर्ट के नाम पे रिबेट लेते हैं। बिजली में भी डॉलर के जी हम लाएंगे, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। यकीन मानेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे हम इसी रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इनके डॉलर चेक करा लें कि इन्होंने एक्सपोर्ट के नाम पे जो लिया उनमें से वापस कितना आया। यही वो लोग हैं जो हर दफ़ा हर हुकूमत को ख़राब करते हैं और यहाँ इंडस्ट्री के नुमाइंदे आके यहाँ पे उनकी चमचागिरी शुरू कर देते हैं। भाई, ये $1 पाकिस्तान वापस नहीं लाते। ये जितने लोग हैं जो रिबेट और एक्सपोर्ट के नाम पे हमारे सर पे मुसल्लत है ना, इन्होंने ही तबाही की हुई है। सही सब बस सिर्फ इन्हीं की इंक्वायरी नहीं होनी, बाकी सबकी हो सकती है। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि एक्सपोर्ट्स जैसे जैसे कम होंगी ज़ाहिर मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे और डॉलर अभी बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा नीचे होगा। फिर आपको पता नहीं, यहाँ 10 रुपये चीज़ जब महंगी हो जाती है तो कम वो 1-1.5 रुपये ही होती है, उससे ज़्यादा कम नहीं हुआ करती। अभी तो वो सिचुएशन भी नहीं बनी कि उतनी ही आप कम करा लें। और फिर इतनी वीक गवर्नमेंट जिसको पहले दिन से तो पता ही नहीं था कि कितने देर चलेगी, और अभी भी हालात इसी तरह के हैं कि जब तक वो कोई ऐसा रिलीफ लोगों को नहीं देंगे, इलेक्शन में नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है प्राइसेस को कंट्रोल करना। तो महरूम रहेंगे अभी आप लोग। ठीक, फैसल साहब। अच्छा, ये तो किसी हद तक आमिर साहब की बात ठीक है। ये जितने एक्सपोर्टर हैं डॉलर के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और डॉलर उस तरह नहीं आते पाकिस्तान में जिस तरह दावे करते हैं, लेकिन कारोबार नहीं हो रहा। ये एक हकीकत है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो गुज़श्ता हुकूमत में जिस तरह वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद पड़ी हुई है। क्यों बंद पड़ी है? हुकूमत को भी चाहिए इस चीज़ का नोटिस ले, बताया भाई क्यों बंद पड़ी। किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो रहा था। आपकी जो है जो क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही, जो थोड़ा बहुत डॉलर आता था वो भी नहीं आ रहा। अच्छा, जो आपने इंपोर्ट जो बंद की हुई है तो डॉलर को जिस तरह आपने कंट्रोल किया, वहाँ डॉलर तो नीचे आ रहा है। वही मसनूई तौर पे हमने आपसे कहा, कल बात हुई कि मसनूई तौर पे आप डॉलर को नीचे ला रहे हैं, ये जेन्युइन तरीके से नहीं ला रहे। डॉलर की पाकिस्तान में जब तक सही तरह आमद नहीं होगी, डॉलर जेन्युइन नीचे नहीं आएगा। आपने कोई एलसी नहीं खोल ले, आपने हर तरह की जो है वो इंपोर्ट पे जो है पाबंदी लगाई हुई है, उसके जो है असरात महंगाई का ताल्लुक देखिए। हम तो आपसे रोजेबल से एक बात कह रहे हैं,
जी। एक वाहिद मैकेनिज्म नहीं है, बल्दियाती इख्तियारों को आप महंगाई कंट्रोल नहीं दोगे, कभी महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। आप 10 रुपए का डॉलर कर दो। चलें इलियास साहब। जी, फैसल साहब की बात बिल्कुल ठीक है। बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है उसको चलाने के लिए, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और सूबाई हुकूमतों की भी किरदार अदा करना चाहिए। ये वफाक की सारी तारीफ भी की है। डॉलर की जो कीमतें हैं, डॉलर को कंट्रोल करना ये सारा आर्जी तौर पर है। असल जो हकायक हैं, जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं, जो आपके बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट किए जा रहे हैं, उसकी कीमत इस वक्त सही नहीं आ रही। इस वक्त जब तक इंटरनेशनली आप वाइबल नहीं हो जाएंगे, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, आप ठीक तरह काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए इनको देर पर इकदाम करने पड़ेंगे ताकि लोगों को रिलीफ उसके आहिस्ता आहिस्ता मिल सकें। ये फौरी तौर पर नहीं होगा, इसके आने वाले वक्त लगेगा, 2 से 3-4 महीने लगेंगे अगर स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है जी, अभी वक्त लगेगा। सवाल वही है कि आप डॉलर जितना सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, लेकिन आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आज के लिए एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।